अंजन चौपाल में आपका स्वागत है। अंजन चौपाल में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। मनोज झा जी समाजशास्त्री भी हैं तो राजनीति के विद्वान भी। आज उनसे हम समझेंगे बिहार चुनाव का गणित और राजनीति का समाजशास्त्र। अंजन चौपाल में आपका स्वागत है मनोज जी। सबसे बड़ी बात समाजवादियों के साथ जो कही जाती है कि दो या दो से ज़्यादा समाजवादी कभी एक साथ नहीं रह पाए। अभी मंडप सजा ही था कि समधी जी रूठ गए। तो मतलब जब प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाते यानी पहले कौर में ही मक्खी आ गई, तो अब आगे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार को देश का मॉडल राज्य बनाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि मंडप अभी सजा ही था, मैं समझता हूँ कि इस उपमा से बिहार के चुनाव को और बिहार के चुनाव की गोलबंदी को नहीं समझा जा सकता। अगर आप ही के शब्दों में मान लो कि पहले कौर के साथ मक्खी आई है, तो आने वाले कौर में हम इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हैं कि सारे कौर बहुत बेहतर होंगे, स्वादिष्ट होंगे। बिहार चुनाव को लेकर के एक बात मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूँ, बिहार में हो रहा है चुनाव, लेकिन ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है। ये तमाम लोग समझ रहे हैं, जो हम इकट्ठा हुए हैं वो, और जिन लोगों की हम पर इकट्ठा होने पर नज़र है वो भी समझ रहे हैं कि एक व्यापक गोलबंदी का चुनाव है, एक वैकल्पिक आर्थिक सोच का, एक सामाजिक सांस्कृतिक समावेशी स्वरूप का। इसलिए महज सीटों के आधार पर अगर कोई दल इस चुनाव को देखता है तो मैं समझता हूं कि इस चुनाव की ऐतिहासिक महत्ता को नहीं, इसमें लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है कि मैं आपको बड़ा साफ बात कहूं तो प्रोफेसर साहब, एनसीपी भी पहले नाराज हो गई। हाँ, एनसीपी रूठ गई, उसकी घड़ी आपने रोक दी, जबकि विधान परिषद में वो आपके साथ थी। लेकिन जब बंटवारा हुआ, आप बड़े भाइयों ने आप सीटें 100 और 40 किसी तरीके से रोध होके कांग्रेस को दी, 3 सीटें आप एनसीपी को दे रहे थे। तो आप पाटलिपुत्र के इस युद्ध में आप तीनों भाई नकुल और सहदेव का तो ख्याल रखते नहीं, तो सत्ता की द्रौपदी को आप कैसे बांटेंगे आपस? मैं आपको बताऊंगा स्पष्ट तौर पर कि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि इसको सिर्फ विधानसभा में सीटों पर मत देखिए। ये चुनाव मैं समझता हूं कि मई 14 के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हम माने या ना माने, लेकिन एक मैसेज लोगों में गया है कि स्वतंत्र बाजार के नाम पर स्वच्छंद बाजार की पैरोकारी हो रही है। देखिए, लीडर राष्ट्रीय जनता दल है, अगर उसका चरित्र अपने साथियों के साथ स्पष्ट नहीं होगा, यहाँ तक कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं राष्ट्रीय जनता दल ने जिसको ठगा नहीं। आप पासवान जी के साथ रहे, पासवान जी को भी आपने छोड़ दिया। इसके ठीक विपरीत में एक अगर दूसरे नजरिए से आप हमारे गठबंधन, हमारे दल को समझिए, कितनों आंधी तूफान आए, हम चुनाव हारे, लगातार हारे, 2-3 चुनाव हारे, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता नहीं बदली। हमने संकेत में भी, स्वप्न में भी कभी भी नहीं सोचा कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको छोड़ दें। हम एक परिपक्वता की उम्मीद तमाम उन लोगों से करते हैं कि विमर्श में आइए, बातचीत में शामिल होइए, क्योंकि इस चुनाव को अगर आप विधानसभा की सीटों तक महदूद रख दीजिएगा तो आप इसके ऐतिहासिक संदर्भ को भूलने की चेष्टा कर रहे हैं। इतिहास माफ नहीं करेगा किसी को, क्यों कि विकल्प यहाँ से बन रहा है। ये बिल्कुल वो दौर है जैसे इंदिरा जी का इमरजेंसी का दौर था, उस तरह के लक्षण और प्रवृत्तियां दिखने लगी हैं। इसमें लोगों को अपने छोटे मोटे मतभेदों को दरकिनार करना। मनोज जी, आप अपने संदेश की तरफ जा रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं अपने जवाब में। मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो बुनियादी है। इस देश ने समाजवादियों पे सबसे ज़्यादा अंधा भरोसा किया, लेकिन समाजवादियों ने सारी लड़ाई, सारी ऊर्जा, सारा समय पिछले 30-40 बरस का 67 के बाद से आपसी लड़ाई में लगाया। अब सीटों का बंटवारा उसी का एक प्रतीक है कि आगे क्या होगा उसका आगाज देख के समझ में आता अंजाम क्या होगा। नहीं, मैं इसके ठीक विपरीत, ये जो आप कह रहे हैं वो चर्चा अक्सर होती है कि समाजवादी कभी नहीं। एक शेर है, उसके माध्यम से कहूँ, बैठे थे शाख पे तो सारे थे एक साथ, उड़ते ही शाख से सिमतों में बट गए। तो समाजवादी कई सिमतों में बटे, लेकिन सबसे बड़ी खूबी है कि वो शाख इतनी मजबूत है कि वो सिमतों से आकर के फिर शाख पे बैठते हैं। जिसको आप अहंग का टकराव कहते हैं, उसको मैं कहता हूं कि राजनीति में गत्यात्मकता है। कई बार चीजें बदलती हैं, बदलते दौर में आप कुछ तात्कालिक निर्णय लेते हैं, लेकिन सिर्फ अहंग आपसी झगड़े से अगर हम इसको समझने की चेष्टा करेंगे तो इसके व्यापक संदर्भों से इसका हम तलाक करवाते हैं। ये
अहम और आपसी झगड़ा नहीं है, ये राजनीतिक व्यवहारवाद है। लालू जी जब सीटों का बंटवारा करते हैं तो सुनार की तराजू लेके बैठते हैं और रत्ती और माशा में तौलते हैं। कांग्रेस को मैं देख रहा हूं जब से लालू जी, मैं एक छोटी बात, लालू जी ने कांग्रेस को एक एक सीट के लिए जैसे तरसाया है। हालात ये लालू जी का स्वभाव नहीं बदला। लालू जी बड़े कड़े नेगोशिएटर हैं, बनिए की तरह तौल के लेते हैं। और तो अगर इसको सिद्धांत से जोड़ना और मोदी की राजनीति के खिलाफ एक बड़े गठबंधन के रूप में प्रोजेक्ट करना, वो एक अलग इशू, उस पर हम चर्चा करें। लेकिन पहला सवाल ये होता है कि आपकी उदारता, राजनीतिक उदारता क्यों नहीं है राष्ट्रीय जनता दल? मैं आपको इसके, आप जो कह रहे हैं, आप लगातार विश्लेषण करिए। 29.5% वोट हमारा पिछले लोकसभा में भी था। ठीक है, क्या हमने उस हिसाब से सीटों की मांग की? उस हिसाब से तो मैं 150 सीटों पे लड़ना चाहिए था। 110 पे हम नंबर 2 पे थे, 32 पे नंबर 1 पे थे, 142 सीटों पे हमारा सीधे हक बनता था। हमने वो मांग नहीं की। आप अगर इसमें इसको त्याग की पृष्ठभूमि से देखें तो सब कुछ भूल करके हमने 100 पे किया। फिर जब समाजवादी पार्टी को सीट देने की बात आई तो अपने कोटे से भी निकाल के दिया। तो अगर तो व्यक्तिगत रिश्ते के कारण नहीं व्यक्तिगत वंश के रिश्ते के कारण, इसमें जोड़ने की ख्वाहिश, सबको साथ लाने की ख्वाहिश, नहीं तो अपने अगर हम सोचते, हम भी अहंग में रहते, अपने वजूद का हमें इतना ध्यान होता, हम कहते 142 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। लेकिन हम नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये चुनाव सीटों की गिनती का चुनाव नहीं है। ये चुनाव प्रतिबद्धता को तौलने का चुनाव है। और ये चुनाव हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमारी आवाम प्रतिबद्ध है। नेता प्रतिबद्ध दूसरे दर्जे में मैं रखूंगा, आवाम प्रतिबद्ध है कि ये बदलाव चाहिए। आपका एक सहयोगी दल है जिसके साथ आप लगातार रहे, जिसकी सरकार में केंद्र में आपके नेता रेल मंत्री भी रहा है। उसी कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की लड़ाई नहीं लड़ रही है, पूरे संगठित विपक्ष की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। और इसको मैं आपको इसको थोड़ा एलोबरेट कर दूं अगले चुनाव में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि ज़्यादातर सीटें वही जीते और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में बैठे और अगली बार टॉपल करके बीजेपी को हरा करके सत्ता में आए। क्या ये सोच सही नहीं? मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सिनिक लोग जो बिल्कुल ही या तो राजनीति को नहीं समझते या राजद को नहीं समझते और लालू जी को भी नहीं समझते। मैंने बार बार ये कहा कि हम चुनाव हारे लेकिन प्रतिबद्धताओं से दूर नहीं हुए। क्यों लालू जी ने नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकार किया? क्या बड़प्पन नहीं है? क्या हमने अपने आधार समूह को छोड़ते हुए, उतना मत रहते हुए भी बराबरी की सीटों पर लड़ना तय किया? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? ये तमाम वैसे लोग हैं जो इस गठबंधन में अभी भी, क्योंकि उनके पास ना कार्यक्रम है, ना नेता है, ना कोई रणनीति है साझा, तो वो चाहते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं शंका के बीज डाले जाएं। और हम लगातार ये कह रहे हैं, इस गठबंधन का जन्म ही हुआ है शंका के बीजों को त्याग करके, पुराने मतभेदों को दरकिनार करके। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन बिहार हमारे लिए सिर्फ एक मंजिल है, गंतव्य नहीं है। गंतव्य है कि दिल्ली को एक वैकल्पिक दर्शन देना, और जिस शब्द से आजकल लोगों को चिढ़ हो गई है, समाजवाद, उसको पुनर्स्थापित करना सेक्युलर मानदंडों के साथ। आज आप दक्षिणपंथी विचारधारा मानी जाने वाली बीजेपी को लेकर के इतना उग्र हो रहे हैं, आपकी पार्टी इतनी उग्र हो रही है, लेकिन इन हालातों के लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं। बिहार पे राज आप ही ने किया है। आपने उस जनता को कभी सुशिक्षित नहीं किया, आपने वही जातियों में बांट करके चीज़ों को देखा। कौन जिम्मेदार है? जैसे केंद्र में कांग्रेस को माना जाता है तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। तो ये है कि कांग्रेसी ये जानते हैं कि जो सीटें आरजेडी नहीं जीत सकती वही हमें दी जाती हैं। हाँ, और उन सीटों पे विपक्ष के साथ समझौता और दूसरी पार्टियों के साथ समझौता रहता है। तो कांग्रेस को कुछ आप मज़ेदार बात आप बताइए, आप इतने वर्षों से कांग्रेस आपके साथ है, करीब 15 बरस से कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस कैसे ख़त्म हो गई वहाँ? देखिए, कांग्रेस बिहार में कैसे खत्म हुई ये एक अलग मसला है जिस पर मैं आपको नहीं, इसलिए और पूरे देश में भी ये मेरा आकलन है, एक कांग्रेसी नहीं, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस ज्यों-ज्यों नेहरू की प्रस्थापनाओं से दूर होती गई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारों का समन्वय था।
समाजवाद की बात थी, बाजार के विरोधी नहीं थे, लेकिन बाजार का एक मानवीय चेहरा रखने की वकालत करते थे, समतामूलक समाज की बात किया करते थे। एक दृष्टिकोण था जो बहुत व्यापक था, संकुचित नहीं था किसी भी दायरे में। उन मूल्यों को कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उससे दूरी बनानी शुरू की। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस अगर पड़ताल करे तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि नेहरू को आत्मसात करना सबसे आवश्यक है उनके रिवाइवल के लिए। एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में कह रहा हूं। बिहार में आरजेडी का साथ लेने के बाद, सोनिया गांधी का इतना नैतिक समर्थन लेने के बाद, चारा घोटाले के फैसला आने के बाद भी सोनिया गांधी लालू जी के बगल में खड़ी दिखाई दी, राहुल जी बचते रहे, आज तक बचने की कोशिश करते हैं। आपकी इस रैली में भी राहुल जी की शिरकत नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद सोनिया खड़ी रही आप लोगों के। फिर भी कांग्रेस के साथ कोई प्रतिष्ठाजनक समझौता इस चुनाव में नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैं समझता हूं कि आप 40 सीटें आपने आपका ये मूल्यांकन बिल्कुल ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है, माफ कीजिएगा। मेरा मानना है कि कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस को जितना नहीं मिलना चाहिए तो उससे ज़्यादा मिली है। बावजूद इसके हम जानते हैं कि राष्ट्रीय कैनवस पे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व के दायरे में ही निगोसिएशन होना चाहिए। तो जाहिर है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। दूसरे, चारा घोटाले का जिक्र, कभी भी लालू जी और सोनिया जी के रिश्ते, मैं समझता हूं कि जो कोई भी राजनीति समझते हैं उन्हें पता है कि वो पहले व्यक्ति थे जब सोनिया जी पे बहुत व्यक्तिगत हमले किए जा रहे थे तो वो ढाल की तरह खड़े थे और उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तीसरी बात, जो राहुल जी के बारे में भी आपने जो टिप्पणी की है, ये मीडिया के एक वर्ग में ये विमर्श चलता रहता है। इसके कंज्यूमर हैं, इसके प्रोड्यूसर्स हैं, दोनों एक दूसरे को खिलाते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक रही मंच साझा करने की बात, आप बिहार चुनाव का ढंग से बिगुल बजने दीजिए, आपको बहुत सारी ऐसी छवियां मिलेंगी जिसके बारे में मीडिया अन्यथा लिख रहा है। इसलिए कांग्रेस के बारे में हमारा दृष्टिकोण हमेशा से बहुत व्यापक रहा। एनसीपी के बारे में उसको क्यों आपने ठोकर मार दी? विधान परिषद में साथ लेते हैं और बाद में बिल्कुल ठोकर नहीं मारी, उन्हें 3 सीट दिया गया था। अगर देखिए, कटिहार में तारिक अनवर जी वहां से सांसद हैं, ये बार बार तारिक भाई को कितना सदमा पहुंचा? मुझे पता नहीं, तारिक भाई को सदमा पहुंचा होगा और मैं जानता हूं कि कोई भी साथी जब हम खोते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। तारिक भाई हमारे मतलब बहुत ही ताकतवर साथी हैं वहाँ के, लेकिन 243 विधानसभा की सीटें हैं साहब, उसको च्युइंगम की तरह लंबा नहीं कर सकते। नहीं तो वो सीटें सीमित रहेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कोई भी दल सीटों के आधार पर इस चुनाव, क्या हम 175 से नीचे कभी नहीं लड़े? हम 98 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, कोई तो वजह होगी। देखिए, आज वो 5 पांडव पहले युधिष्ठिर के किसी भी तरह के सिनिकल फैसले के साथ खड़े थे और उनके साथ उन्होंने द्रौपदी भी हार दी, राजपाट हार दिया, स्वर्ग जाने तक के लिए साथ खड़े हो गए। आज वो स्थिति नहीं है। आज मॉडर्न पांडव हैं, लेकिन वो आपसे भी युधिष्ठिर हैं, पूरे गठबंधन के, आपसे वही उम्मीद करते हैं। उसमें आपने एनसीपी के साथ जो बर्ताव किया, आपने कांग्रेस के साथ किया, बाकी मुलायम सिंह जी के को भी सदमा पहुंचा। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि अब राजनीति में आगे कैसे उम्मीद करेंगे कि ये आप लोग सिद्धांत की बात नहीं है, ये आप अपनी व्यक्तिगत मजबूती की लड़ाई के लिए ये सीटों का बंटवारा हो। देखिए, फिर आपको मैं बार बार कहूँगा यही बात, अगर अपनी व्यक्तिगत मजबूती के लिए लड़ रहे होते तो राजद कभी भी 175 से कम सीटों पे नहीं लड़ा। हम 2 अंकों में हैं, 98 पे लड़ रहे हैं। हम बार बार अपने साथ तमाम आज की स्थिति दूसरी है। आज स्थिति यह है कि लालू जी के पास सुशासन का कोई चेहरा नहीं है। आप नीतीश को ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आपके और नीतीश के पास वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो आपकी गोद में बैठे हुए हैं। आपके पहले प्रश्न का मुझको जवाब देने दीजिए। पहला प्रश्न जो आपका था बहुत माकूल था और उसके आधार पर पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। इन संदर्भों को समझने की जो भी दल भूल कर रहा है वो उसको इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं साफ तौर पे कहता हूँ, चाहे हम हो, जदयू हो, सपा हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, आपको ये मानना होगा कि ये सिर्फ विधानसभा में नॉमिनेशन भर के चुनाव लड़ने का चुनाव नहीं है, ये देश क्या चुन रहा है उसका चुनाव है। और यहीं से शुरुआत होगी। बिहार से बयार बहनी थी, नंबर 1। नंबर 2, आप जब कहते हैं कि सुशासन या गवर्नेंस, ये मेरा लगातार मीडिया के एक वर्ग से विरोध रहा है। विकास सिर्फ चमचमाती सड़कें नहीं होती है, हम मानते हैं वो जरूरी है, हम जानते हैं कि मॉल भी होना चाहिए। लालू जी ने कहा हेमा मालिनी की तरह गाल की तरह चिकनी होंगी सड़कें विकास के लिए। आप मुझे एक बात खत्म करने दें।
90 के दशक में जो सामाजिक संरचनात्मक बदलाव आए, क्या वो विकास नहीं था? हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करना विकास की मौलिक शर्त होती है। वो 90 का दौर था। 90 के दौर को 90 के मानदंडों पर तौलिए, उस सामाजिक आर्थिक परिवेश में देखिए। अगर आप आज के मानक से 90 के दौर को, तो आपको वो कभी जंगल राज लगेगा, कभी कुशासन लगेगा। लेकिन आप ये देखिए कि व्याकरण ऐसा बदला कि तमाम दल बदल गए। कोई भी दल का नेतृत्व आज उन हाथों में नहीं है जिन हाथों में 90 में हुआ करता था। क्या इसके लिए क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए लालू जी? नहीं, श्रेय हम आपको कई चीज़ों का देते हैं। एक लंबी संघर्ष की यात्रा, मूल्यों से नहीं डिगने की बात, दोनों स्थिति, दोनों में राष्ट्रीय जनता दल की कोई सानी नहीं है, उदाहरण नहीं है। बाकी समाजवादियों के में वो गुण नहीं नज़र आता है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक असुरक्षा भाव राष्ट्रीय जनता दल में नज़र आता है। उस असुरक्षा भाव की वजह से आज आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता होने की वजह से इसे पूरे देश के भविष्य की लड़ाई बना रहे हैं। मुलायम सिंह तो नहीं बना रहे। मुलायम सिंह तो अलग हो गए। उन्होंने तो आपकी सेकुलरिज्म की लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं माना। एक तो मुलायम सिंह जी नहीं माने, ऐसा हम नहीं मानते हैं। वो पुनर्विचार जरूर करेंगे क्योंकि उनके पास एक लंबी विरासत है। मैसेज क्या गया? अधिनायकवाद। अभी मैसेज रिवाइज हो जाएगा। आप ये भी एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं और उसके बाद तुरंत आप दूसरा टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं, तो पुराना वाला मैसेज डिलीट हो जाता है, नया मैसेज चलता है। ये बहरहाल नंबर एक चीज़। नंबर दो, हम इसको सिर्फ कहने के लिए सिद्धांत की बात नहीं बता रहे हैं और राजनीतिक विकल्प की बात नहीं बता रहे हैं। मैं आगाज़ देख रहा हूँ और मुझे खुशी इस बात की कि जिस आडवाणी जी का हम लगातार विरोध करते रहे, उनकी राजनीति का, मैं उनसे सहमत हूँ। उन्होंने इमरजेंसी से तत्वों की बात की थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस मुल्क में प्रजातांत्रिक संस्थाएं खत्म की जाएंगी। एक व्यक्ति का विरोध करना, उसकी नीतियों का विरोध करना राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। अगर राष्ट्र और व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा मातबर हो, अगर वो पर्याय हो जाए एक दूसरे का, तो वहाँ से आपदा की रसोई तैयार होती है। आज आप दक्षिणपंथी विचारधारा मानी जाने वाली बीजेपी को लेकर के इतना उग्र हो रहे हैं, आपकी पार्टी इतनी उग्र हो रही है, लेकिन इन हालातों के लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं। बिहार पे राज आप ही ने किया है। आपने उस जनता को कभी सुशिक्षित नहीं किया। आपने वही जातियों में बांट करके चीज़ों को देखा। कौन जिम्मेदार है? जैसे केंद्र में कांग्रेस को माना जाता है, तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिससे मैं 24 घंटे 7 दिन झेलता रहता हूँ। और मैं आपसे कहूँ, मैं भी अपने दर्शकों के लिए सवाल आपसे पूछना जरूरी समझता हूँ। जातिवाद करते हैं। अभी हमारे 2 मंत्रियों ने कुछ आंकड़े बताए। उन्होंने कहा कि इतने लोग बेघर हैं, इतने प्रतिशत लोग इस मुल्क में, जो चौंकाने वाला है, दहलाने वाला है, इतने लोग भूमिहीन हैं। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये भूमिहीन कौन है? क्या भूमि के स्वामित्व का जाति के में होने से संबंध है? क्या पहचान जो मेरी है वो ये तय करती है कि मैं बेघर होऊंगा या दिहाड़ी मजदूर होऊंगा? अगर इन सवालों पर हम जातिगत आंकड़ा मांग रहे हैं तो हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विकास एक फेसलेस फिनोमेना ना हो, चेहरा विहीन फिनोमेना ना हो, उसको एक आकार मिले। दरअसल इस समय आपको जाति आधारित जनगणना का आंकड़ा इसलिए चाहिए ताकि आपकी जीत सुनिश्चित हो सके, नहीं ध्रुवीकरण हो सके। नहीं, हम जीत के लिए नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विकास थोड़ा डीमिस्टिफाई हो। चुनाव के समय विकास कहाँ हो रहा है? अभी चुनाव आयोग का वो शुरू हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद तो ये मोदी जी ने भी जो आनंद फानन घोषणाएं की हैं, इनका भी दौर खत्म हो जाएगा। और इसी समय चुनाव के समाजशास्त्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बड़ी बेईमानी सी नहीं है ये? इस समय हमारा एक चुनावी मुद्दे के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। लेकिन असलियत दूसरी है। असलियत ये है कि आपके पास क्या देश का, बिहार का नक्शा है? कौन से जनता दल के बड़े कुनबे की बाद, विलय के बाद एक महागठबंधन और फिर से आंचलिक और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली रीजनल पार्टीज का के उदय का कोई आपके पास एक सपना है? 2 चीज़ें साफ कहूँगा इसमें। इस सपना को बहुत तोड़ा है आप लोगों ने। इस सपने के बरक्स एक बात कहूँ इसके साथ साथ, अक्सर जब आंचलिक और क्षेत्रीय दलों की बात होती है तो ऐसे विपरीतार्थक शब्द में रखा जाता है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। क्षेत्रीय दलों का कई अवसरों पर आप पाएंगे कि राष्ट्रीय आउटलुक होता है। राष्ट्र के सरोकारों के बारे में उनकी प्रतिबद्धताएं ज़्यादा होती हैं। मैं शिवसेना जैसे दलों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो राष्ट्र तोड़ने का मसाला तैयार करते हैं। लेकिन आमतौर पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ये बनाम बना करके ये विमर्श समझ में नहीं आता। पहले नहीं, मैं इसको तारीफ में ही कह रहा हूँ। मैं इसे लोकतंत्र के विकास की ही दिशा में देख रहा हूँ। दूसरी चीज, ये लोकतंत्र का विकास है जहाँ बड़ी भागीदारी है। हाँ,
और आपने बहुत सही कही, डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी में हम ये सोचते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि हर घर तक आकांक्षाएं पहुंचे। अगर आज बिहार और हर घर का को अभिव्यक्ति की, अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए मंच मिले, हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, भागीदारी सुनिश्चित हो और कोई भी संरचनात्मक भेदभाव ना हो, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस चुनाव के मद्देनज़र जब हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उसका भी एक पहलू है विकास का। हम चाहते हैं योजनाएं ऐसे ही आंकड़े ना उलझे, आंकड़ों में लोग अपना चेहरा देख पाएं, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, हम चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब में वो जो असमानता के तत्व हैं, ऐसी शिक्षा क्यों चाहिए जहां स्कूल में एडमिशन लेते ही पता है कि इस स्कूल का बच्चा कहाँ पहुंचेगा और उस स्कूल का बच्चा कहाँ पहुंच। राष्ट्रीय जनता दल की ये दलील इस वक्त कतई कारगर नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बहुमत दिया, इतना स्पष्ट बहुमत दिया। तो ये आप मानिए कि ये आपकी कमी है। हाथ जोड़ के मानता हूं कि इस देश, यही मेरा तर्क है, इस देश, और वो अगर किसी संस्था से, अंशुमान जी, इस देश की जनता ने मोदी जी, बल्कि मैं तो भाजपा भी नहीं कहूंगा, मोदी जी को वोट दिया। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जो आप राजनीतिक समाजशास्त्र की शिक्षा आज चुनाव के दौरान दे रहे हैं, आपकी पार्टी इस तरीके का कोई रचनात्मक आंदोलन नहीं चलाती, कोई एनजीओ जैसा काम नहीं करती। चुनाव के समय जुमलेबाजी होती है, दलित और महादलित की बात होती है, और आज हम दूसरे को आईना दिखाते। ये नकारात्मक राजनीति नहीं है तो क्या है? देखिए, अक्सर क्या होता है कि आप कैमरा लेके आते ही हैं चुनाव के वक्त में, चुनाव के वक्त में ही मीडिया हमें थोड़ा बहुत पूछता भी है अक्सर, नहीं तो मीडिया के पास पूरे आपको आवश्यकता भी नहीं होती हमारी। मीडिया के पूरे विमर्श में 90% विमर्श तो मैं समझता हूं एक दल और एक व्यक्ति ने हथियाया हुआ है। 10% में हम सब तमाम क्षेत्रीय छोटे आंचलिक दल हैं, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूं कि हम जैसे छोटे दल, गरीब गुरबों के दल को भी आपने थोड़ी जगह दी। हमारे यहाँ मैं कम से कम बताओ बीते 2.5 वर्षों से मोहल्ला और ब्लॉक स्तर पर हम इन संवादों को ले जा रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारी सरकार बने नीतीश जी के नेतृत्व में, उसमें इन सब चीज़ों पर, जैसे कॉमन स्कूल सिस्टम की चर्चा हो। हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे जो गांव में पढ़ते हैं, अक्सर वो अगर 2-3 बार पिछड़ने लगते हैं तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि उनके लिए रिमेडियल एजुकेशन पंचायत स्तर पर हो या 3 गाँव के क्लस्टर पर हो, इसकी व्यवस्था करें। हम चाहते हैं कि पीएससी को इतना एम्पावर कर दिया जाए मॉडर्न एम्यूनिटीज़ के साथ कि अधिकांश जो स्वास्थ्य संबंधी लोगों की ज़रूरतें हैं वहाँ खत्म हो जाए, क्योंकि ये तीनों ऐसे अवयव हैं जिन अवयवों के आधार पर असमानता और विषाक्त रूप ले लेती है। आपको बताएं, राजनीति में संदेश क्या जा रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बनिस्बत कि आप काम कितना कर रहे हैं। ये तो हम अभी जानते हैं, ग्राउंड पर वो अपने को 5 साल के बाद आपको भी नज़र आ जाता है, हमें भी नज़र। लेकिन संदेश अभी तक यही जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के कुनबे के नेतृत्व में बनी हुई एक पार्टी है, जिसमें इसके बाद उनके अगली पीढ़ी के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, इस बार आपने नीतीश कुमार जी पे दांव लगाया क्योंकि आपके पास फेस नहीं था, तेजस्वी पर अभी दांव नहीं लगा सकते थे। तो ये छवि के लिए बनने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप ही तो है। नहीं, आपको एक बात बताओ, आपने कहा ना कि तेजस्वी तैयार नहीं है, नीतीश जी पे दांव लगाया, ये वैसी बातें हैं जो हमारी राजनीतिक विमर्श को नहीं समझ पा रही हैं, और हम उस मामले में, मैं मानता हूँ, हम विक्टिम रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव इस देश के एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिसको मैं कहता हूं कि मुल्क के फेवरेट विपिंग बॉय हैं, जिसको जो मन करे। उन्होंने कभी एक पीआर कंपनी हायर नहीं की अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए। वो जनता के बीच में लगातार रहे और जनता से शक्ति भी लेते हैं और शक्ति सिंचित भी करते हैं। तो हम ये लगातार मानते हैं कि हम मीडिया के एक वर्ग के विमर्श में, और ख़ास करके मैं खुल के कहूँ तो ऐसे वर्ग जो कहीं ना कहीं अर्ध सामंतवाद, अर्ध पूंजीवाद से निर्धारित होते हैं, उन लोगों ने हमेशा हमारी राजनीति को कालिक से लपेट के देखा। हमारे लिए अब दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, लालू जी के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, ये अक्सर चर्चा होती है। चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के लिए क्षेत्र में जाएंगे, जनता वोट देगी, जनता चुनेगी। ये मोनार्की में तो हम रह नहीं रहे हैं कि तख्तो ताज कोई सौंप देगा अपने बच्चे को। इन परिवारों की बड़ी चर्चा होती है जो परिवार राजनीति में चुनाव लड़ने जाते हैं, और उस परिवार की चर्चा नहीं होती है
जो बिना चुनाव लड़े नागपुर में बैठ करके देश की सारी नीतियां निर्धारित करता है। चुनना हमें है, ऐसा परिवार चाहिए जो जनता के बीच में जाकर चुना जाता है, या ऐसा परिवार जो चुनने वालों को की पॉलिटिक्स निर्धारित करता है। तो आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्रीय सरसंघ चालक जी का भी इसी तरीके का चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव? मैं तो अगली बार सलाह दूंगा कि आरएसएस सीधे चुनाव लड़े। काहे को सांस्कृतिक संगठन भाई? जब तुम मंत्रियों की क्लास ले रहे हो, राजनाथ सिंह जी जाके होम इंटरनल सिक्योरिटी पे आपको ब्रीफ कर रहे हैं। बताइए, एक ऐसी संस्था जो कई मामलों में सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, हम नहीं जानते हैं क्या? दंगों की पड़ताल में तथ्य उभर के सामने नहीं आए? तो अगर आप ऐसी संस्थाओं के पास जा करके आप ब्रीफिंग करते हो, तो पूरी सरकार की सॉवरेंटी, जिसको हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप उसको स्टेक पर रखें। राष्ट्रीय जनता दल की ये दलील इस वक्त कतई कारगर नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बहुमत दिया, इतना स्पष्ट बहुमत दिया। तो ये आप मानिए कि ये आपकी कमी है। हाथ जोड़ के मानता हूं कि इस देश, यही मेरा तर्क है, इस देश, और वो अगर किसी संस्था से, अंशुमान जी, इस देश की जनता ने मोदी जी, बल्कि मैं तो भाजपा भी नहीं कहूंगा, मोदी जी को वोट दिया। 31% जनता ने, यही तो मैं कह रहा हूं, आरएसएस को वोट नहीं दिया था, भाजपा को वोट दिया था। सरकार चलाइए ना। जब आप भूरा बाल जैसे जाकर के आरएसएस में लगवाना है। मनोज जी देखिए, इसमें बड़ी हम लोग साफ गोई से बात करें, जब आप इंक्लूसिव पॉलिटिक्स आप लोगों ने नहीं की, समाजवादियों ने नहीं की, भूरा बाल जैसा नारा दिया है, उधर तिलक तराजू तलवार जैसा नारा दिया गया हो, तो ऐसे में ध्रुवीकरण की स्थितियां वो बनती हैं कि एक आरएसएस पैदा होता है, एक आरएसएस इमर्ज करता है। अंशुमान जी, आप एक बात जान लीजिए, बिल्कुल ये भूरा बाल और हेमा मालिनी, ये ऐसे विमर्श, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। हम सब तो इस दौर में रह रहे हैं ना जहां आर्काइवल रेफरेंस मिले, कोई आर्काइवल रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन लालू जी के नाम से चिपका दिया गया, क्योंकि सामंतवादी वर्गों को अभी बहुत सूट कर रहा था। क्योंकि जब चर्निंग होती है, मंथन होता है, नए उभार होते हैं, जब वैसे लोग जिनके बूथ आप लूट लिया करते थे वो बूथ के सामने खड़े हो गए, तो आपके रोंगटे खड़े हो गए। आपने भूरा बाल साफ करो जैसी बातें कहवानी शुरू की एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से। उस दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं हूं। क्या ये विमर्श लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? भूरा बाल साफ करो एक पूरी साजिश थी कि इस आदमी को डेमोनाइज करो, इसका दानवीकरण करो, और मीडिया के एक वर्ग में जिनका सामंती वर्चस्व हो रहा, वो आज भी उन्हीं व्याकरणों से, उन्हीं शब्दावली से। देखिए, सामंतवाद भी खत्म करना चाहते हैं, सामंती सोच भी खत्म करना चाहते हैं, और जाति को भी आप जिंदा रखना चाहते हैं। जाति को आप नहीं तो जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आर्थिक कारणों से। अंशुमान जी, एक बात बता रहा हूं, हाँ, ये है बेघर, ठीक है, मान लीजिए ये बेघर है, हाँ। आप पहले शहर में है, ये बेघर है, ये बेघर क्यों हो रहा है? माइग्रेट पलायन क्यों कर रहा है? हो सकता है भूमिहीन हो। क्यों भूमिहीन है? क्या भूमि और जाति का संबंध नहीं है? हम तो सीधी चीज देख रहे हैं कि गरीबी जो गांव की है उसका प्रकटीकरण शहरों में होता है, बेघर और बेरोजगार। अगर हम इस लिंक को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए जातिगत जनगणना चाहिए साहब। हम जातीय उन्माद के लिए जातिगत जनगणना नहीं चाहते, हम जातिगत विषमता को खत्म करने के लिए, उस असमानता के व्याकरण को चोट पहुंचाने के लिए जनगणना की मांग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से देखा जाए कि एक हिंदूवादी उभार जो आया है, वो आप लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति का भी तो उदाहरण है। आप लोगों ने रथ रोक के संदेश दिया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए कांग्रेस पे कोई दबाव, यूपीए पे कोई दबाव नहीं डाला। ऐसा क्यों? बहुत दबाव डाला। देखिए, कई सारी चीजें हैं कि धीरे धीरे, और आज आप ही नुमाइंदा हैं, आज सबसे बड़े हिमायती माइनॉरिटी के, अकलियत के आप ही हैं। नहीं, हम अकलियत के भी नुमाइंदे हैं और अक्सरियत के भी हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि इस देश में सेक्युलरिज्म जिंदा है अगर, तो अक्सरियत के 3/4 वर्ग की प्रतिबद्धता की वजह से अकलियत के अलावा इसलिए भी जिंदा है। रही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, आप कई दफ़ा क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रेसिव चीज़ें लाने में आपने माहौल को इतना ख़राब कर दिया, हर गली, हर कूचे, हर गांव में आपने दीवार खड़ी करने की चेष्टा की है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, और उस दीवार से थोड़ा फ़ायदा भी हुआ। पिछला चुनाव जीतने में इनको कम्युनल मोबिलाइजेशन का बहुत फ़ायदा हुआ, कॉरपोरेट पूंजी के अलावा। लेकिन हम इन चीज़ों को धीरे धीरे लोगों तक ले जाएंगे।
एक समाजवादी तेवर के साथ, नव उदारवाद को एक्सपोज करते हुए, और वो दिन दूर नहीं है जब अक्सरियत और अकलियत मिल करके ये तय करेगी कि विकास का स्वरूप कैसा हो। लोहिया जी को तो आप ही समाजवादी लोग बीजेपी की गोद में बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उन्होंने कहीं संघ की कहीं तारीफ कर दी तो वो तारीफ लेकर के आपके नीतीश जी उनके साथ रहे, बीजेपी के साथ 10 साल सत्ता में आनंद मनाते रहे। मैं फिर कहूंगा कि इसको थोड़ा एक समाजशास्त्रीय नजरिए से देखने की जरूरत है। मैं अपने प्रश्न पे आता हूं। जब देखिए सत्ता के लिए जब लड़ना होता है तो गैर कांग्रेसवाद हो जाता है, और जब दूसरी ऐसी ताकतें मजबूत हो जाती हैं तब आपके लिए सेकुलरिज्म मुद्दा बन जाता है। आपको समकालीन संदर्भों को समझना होगा। ये नव उदारवाद ही है कि कल को जो आज आपके सहयोगी हैं नीतीश कुमार, कल वही इन तथाकथित हिंदूवादियों के साथ 10 बरस तक शान से शासन करते रहे, और तब उनको कभी ऐतराज नहीं हुआ इनकी अलगाववादी नीतियों को। आपको देखिए उसको भी ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा। कई सारी चीजें, अब मैं मतलब नीतीश जी की दल का प्रवक्ता नहीं, आप अब दलीलें वामपंथियों की दे रहे हैं। मैं वही दलील अभी दे रहा हूं। मैंने कभी भी, मैं ये बात कई बार कह चुका था कि नीतीश जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने आप को गवर्नेंस में इतना इन्वॉल्व कर लिया था कि कई बार उनको पता नहीं चला कि आरएसएस किस प्रकार एक्सपैंड कर रही है बिहार में। ये मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है और आज भी मैं इस बात को कहता हूं। लेकिन जब उस व्यक्ति को लगा कि चीजें बदल रही हैं, एक उन्माद का वातावरण तैयार, उन्होंने क्षण भर की भी देर नहीं की। उनकी सरकार जा सकती थी, क्षण भर की भी देर नहीं की, वो अलग हो गए। तो आपको राजनीति की गत्यात्मकता, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पद के लड़ाई का और उस महत्वाकांक्षा ने नीतीश को समाजवाद का आदर्श दोबारा से ओढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया। नहीं, मैं देखिए असल में दिक्कत क्या होती है ना, आप लोगों के पास लेवल अवेलेबल है, आप लेवल चिपका देते हैं किसी व्यक्ति पर और किसी प्रक्रिया पर। मतलब जो सच्चाई है उससे हम विमुख हो जाएं। नहीं, हम नहीं चाहते हैं, आप अपनी सच्चाई रखिए, लेकिन अर्ध सत्य नहीं। पूरा सत्य ये है कि कई सारी चीजें होती है। मैंने कहा पॉलिटिकल डायनामिक्स है। 90 में तो बीजेपी ने हमारी सरकार को भी थोड़े दिन के लिए समर्थन किया था, वो अलग मसला है। लेकिन तभी बाबरी मस्जिद नहीं गिरी थी, गुजरात के दंगे नहीं हुए थे। एक बदलाव आप जब देखते हैं राजनीति में, एक डायनामिज्म है। उस डायनामिज्म के हिसाब से अगर हम पोस्चरिंग ना करें, ये जो हम साथ आए, नीतीश जी, लालू जी वगैरह तमाम लोग, वो साथ सिर्फ हम नहीं आए हैं, हमारा कैडर आया है और उसका दबाव है। आज भी यादव जबरदस्त विरोध कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में नीतीश के साथ का, और नीतीश के भी जो समर्थक है वो लालू जी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन लालू जी की मजबूरी है। नहीं, देखिए ये राष्ट्रीय जनता दल की मजबूरी है जेडीयू को ढूंढना। आप सदैव हुए पत्रकार हैं, अगर भाजपा का कोई नेता मुझसे ये कहता तो मैं फिर भी समझता, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर, मैं आपसे हवा की बातें, मैं अपनी दल में भी कंजर्वेटिव कंसिडर किया आता हूं, मैं बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। जमीन पे जो बदलाव आया है शायद लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जहाँ तक रही बात, आप सिर्फ यादव, मुसलमान, राजद को भी उतने तक महदूद मत करिए। एक बहुत बड़ी संख्या है अन्य पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में और अगड़ी जातियों के प्रगतिशील समूह, इस बात को ध्यान में रखिए, वो भी इस राजनीति के हिस्सा हैं। और एक दूसरे को, यहाँ तक अब अखबारों में रिपोर्ट आई है कि अगर कैंडिडेट किसी थर्ड पार्टी का भी होगा, हमारे आधार समूह एक दूसरे के साथ मिल करके उसके पास जाएंगे। हाँ, भाजपा जरूर ऐसा ख्वाब में सोचती होगी कि ऐसा ना हो, लेकिन ख्वाब हकीकत में बदल जाए ये संभव नहीं है। देखिए सारी स्थितियां साफ हैं। आप भी जानते हैं नीतीश जी ने कितना क्रेडिट बीजेपी को दिलवाया सुशासन का, आधे से ज़्यादा। वो अलग बात है कि वो लोग नादानी में उस सुशासन का क्रेडिट भी गंवाना चाह रहे हैं ना। और आज स्थिति लेकिन जो उसके बाद जो बनी है आज के दौर में, वो इस नीतीश जी की भी सर्वाइवल की समस्या है और लालू जी की भी सर्वाइवल की समस्या है। तो मूल रूप से सर्वाइवल बनाम बीजेपी की सेकुलरिज्म की लड़ाई चल रही है, जो अभी तक मोटे तौर पर ही समझ में नहीं। देखिए, इस पर तो मैं कई अखबारों में लिख भी चुका हूँ। ये जो है कि अस्तित्व का संकट, अस्तित्व के संकट से जब हम इसको समझने की चेष्टा करते हैं ना, तो बाकी तमाम साक्ष्य, तमाम दस्तावेज, तमाम ऐतिहासिक गतिविधियां, तमाम जो चीज़ें ज़मीन पे हो रही है उससे काट देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर किसी के अस्तित्व का संकट है
तो आवाम के अस्तित्व विधान का परिषद के रिजल्ट जो अभी नतीजे हैं विधान परिषद के, वो क्या मैं बता इसको रहे पहले खत्म कर लूं। ये उसी से जुड़ा हाँ, हुआ। उससे जोड़ के बताऊंगा। आवाम के अस्तित्व का संकट है, ये मैं मानता हूँ। लोगों ने इतना बेसहारा अपने को कभी महसूस नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1.5 वर्ष के अंदर लोगों के अंदर ये एक निराशा आई कि जिसको हमने चुना वो हमारी ही नहीं रही। मैं मोदी जी की सरकार के बारे में कह रहा हूँ। अब आइए दूसरी बात, विधान परिषद के चुनाव का आप बहुत बेहतर समझते हैं, हम लोग तो नए नवेले हैं। फिर भी विधान परिषद का चुनाव धन बल का चुनाव होता है। उसमें भी अगर आप देख लीजिए 19-20 का फर्क है, धन बल का चुनाव होता है। और पता नहीं हमारी जमहूरियत अगर पूंजी की इसी तरह गुलाम हो गई तो मैं नहीं समझता हूं कि विधान परिषद वगैरह की तस्वीर क्या होगी। तो उस चुनाव को आप मानदंड नहीं मानदंड मानना हो तो ठीक इनके तथाकथित लहर के साए में जो हमारा उपचुनाव हुआ था बिहार में 10 सीटों का, उसको मानदंड मानिए। अच्छा, उसमें चलिए। हमने 6 सीटें जीती थी। नहीं, चलिए आपकी बात मैंने मान ली। कि ये विधानसभा चुनाव भी वैसे धन बल के चुनाव होते हैं, जैसे तो साफ नजर आता हम है। तो धनबल और भाजपा दोनों से लड़ रहे हैं, जनबल के आधार पर। आपको भी 1000 टमटम निकालनी पड़ रही है। हुजूर कहाँ टमटम और कहाँ ऐशो आराम से अभी लालू जी सारे रथ। अभी लालू जी घोषणा करते हैं कि 1000 टमटम निकालूंगा, अब आप कहते हैं लालू जी पे चिपका दिया। नहीं, मैंने कहा कहाँ हजारों ऐशो आराम के रथ और कहाँ बेचारा टमटम। लेकिन टमटम में जनबल है, ऐशो आराम के रथ में धनबल है। तो धनबल और जनबल का चुनाव है। जाति को सच्चाई मानते हैं आप, और देश के लोकतंत्र का बुनियादी आधार भी समझते हैं। लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया का भी आधार आप उसे जाति को मानते हैं। सच्चाई है ना। आज मुस्लिम और यादव आपकी सबसे बड़ी ताकत है राष्ट्रीय जनता दल की, और प्रगतिशील सवर्ण भी, ठीक है। और अन्य पिछड़े वर्ग कहाँ है? दलित भी कहाँ? दलित पासवान जी के साथ चले गए। नहीं, आप चुनाव का, हर चुनाव का जीतन मांझी जी के साथ चले गए। असल में क्या हो जाता है कि बिहार आपके पास वोट बैंक कहाँ है? मुझे अगर व्यक्ति के साथ आधार समूह जाते चले जाएं, आप एक बात जान लीजिए, आधार समूह का जहां स्वाभाविक मित्रता जहां होती है, जिसको कहते हैं नेचुरल अलायंस, वहां जाता है। अभी आप जीतन राम मांझी और रालोसपा को भी देखिए, कभी भी उनका आधार समूह क्या रणवीर सेना को जन्म और पोसने वाले लोगों के साथ वोट कर पाएगा? लोगों को वो नरसंहार याद है। इसलिए आप वेट करिए, आपको पता चलेगा कि जितनी आसानी से ये बैग लेके एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, उनका आधार समूह उस बैग में घुस करके नहीं जाता। पासवान जी अलग हुए तो उसका तो असर नजर आया था। सिर्फ एक पर्टिकुलर आधार समूह में, और उसमें भी 68%, 32% फिर भी अलग वोट किए। मैंने पूरा डेटा मैंने देखा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अब आपका क्या चुनावी समीकरण है? आपको कैसे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बदलाव की ताकत बन करके, एक फोर्स बन करके केंद्र की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाएगी? क्या आधार है वहाँ पर आपके पास? किन लोगों के बल पे आप ये बात? सबसे बड़ी बात पे कह रहा हूँ, और मैं एक पूरे राजनीतिक प्रवक्ता होने की बात, जैसे हमने पहले भी कहा था, मैं कंजर्वेटिव हूँ और आँख कम करके ही आँकता हूँ अपनी शक्ति को, ताकि की लड़ाई में एक वो तेवर बरकरार रहे। ये चुनाव मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे आधार समूह, जिसको मैंने पहले कहा स्वाभाविक आधार समूह, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। कौन कौन से? मैं जाति के संदर्भ में वो मुझे रुचता नहीं है, मेरे चरित्र के हिसाब से भी नहीं जाता, लेकिन मैं कह रहा हूँ तमाम जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित, महादलित का एक बड़ा हिस्सा, और अगड़े समूहों का भी एक सब्सटेंशियल प्रगतिशील समूह हमारे साथ होगा। और ये इसलिए नहीं होगा कि हमको वोट देना है, उनको एक विकल्प तैयार करना है। कहीं ना कहीं मोदी जी की राजनीति से, और ये कमाल की बात मैं कह रहा हूँ, 10 वर्ष चली है नीतीश जी की सरकार, लेकिन वहाँ विमर्श नीतीश जी पे नहीं हो रहा है, उनकी सरकार पे नहीं हो रहा है, इनकी 1.5 वर्ष की सरकार पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1.5 वर्ष की सरकार में आपने इस प्रकार लोगों के अंदर निराशा का माहौल को जन्म दिया है, कहीं ना कहीं आपने लोगों को चोट पहुंचाई है। आपने जो कहा उससे आप पीछे पलटते चले गए। और जिंदा कौमें, लोहिया जी कहते थे, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। संसद की बहुमत लाइसेंस नहीं। लोहिया जी को तो आप ही समाजवादी लोग बीजेपी की गोद में बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उन्होंने कहीं संघ की कहीं तारीफ कर दी तो वो तारीफ लेकर के आपके नीतीश जी उनके साथ रहे, बीजेपी के साथ 10 साल सत्ता में आनंद मनाते रहे। मैं फिर कहूंगा कि इसको थोड़ा एक समाजशास्त्रीय नजरिए से देखने की जरूरत है। मैं अपने प्रश्न पे आता हूं। जब देखिए सत्ता के लिए जब लड़ना होता है तो गैर कांग्रेसवाद हो जाता है, और जब दूसरी ऐसी ताकतें मजबूत हो जाती हैं तब आपके लिए सेकुलरिज्म मुद्दा बन जाता है।
आपको समकालीन संदर्भों को समझना होगा, और समकालीन संदर्भ में अगर बिहार से जीत करके हम राष्ट्र के स्तर पर एक विकल्प देते हैं, जाहिर है उसमें कांग्रेस भी एक हिस्सा होगी, अन्य दल होंगे, तो आपको ये समझ में बात आ जाएगी कि सरकार के ऊपर भी एक बहुत पैनी नज़र होगी, प्रतिपक्ष मजबूत होगा, और प्रतिपक्ष के मजबूत होने के साथ साथ जो ये बाजार के नियंत्रण में, समुद्र तट के बैठे हुए दो उद्योगपतियों के नियंत्रण में जो निर्णय ले रहे हैं उनके संचालन में, वो सब चीज़ें खत्म होंगी, और उससे मैं समझता हूं कि एक बेहतर विकल्प अभी से लेकर के 2019 तक में आप देखेंगे कि स्नोबॉल होगा और वो हर जगह परिवर्तन आएगा। नेतृत्व को लेके अभी से लड़ाई होगी विधानसभा चुनाव में भी। नीतीश जी इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं, दोबारा से नई सेहरा पहनना चाहते हैं। अभी नेतृत्व का संकट खड़ा होगा, फिर केंद्रीय नेतृत्व में कोई संकट नहीं होगा। देखिए, हर ऐतिहासिक कालखंड की अपनी एक आवश्यकता होती है, अपनी ज़रूरत होती है, और लेनिन के ज़माने से लेकर के आज तक हमने देखा है कि जो सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाएं हैं वो नेता चुन देती हैं। चाहे कोई भी कुछ सोचते रहे, कोई भी कितने सपने पाल ले, वो सामाजिक आर्थिक परिवेश कारक वो तय करते हैं कि कौन व्यक्ति इस धारा का नेतृत्व कर सकता है, और वो हो जाएगा। मतलब प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी ये कहते हैं कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, लेकिन बढ़िया आई, ऐसा आई बिहार से आई और फिर न जाई कभी। धन्यवाद प्रोफेसर साहब आज इस बेबाक बातचीत के लिए। तो अंजन चौपाल में आज हमारे साथ थे प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज उनसे बेबाक बातचीत की हमने, बिहार के चुनाव को लेकर, राजनीति के समाजशास्त्र को लेकर और जाति के समीकरणों पर। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।